Hello everyone, welcome to Fill a Form. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। एंड यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा कोड यूज करें पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। दीप माला जी, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, अब बार बार नहीं जाएंगे इसकी तरफ। लाइबिलिटी भी डिस्कस कर लिया था और प्रेजेंटमेंट ऑफ क्लासिकल क्लासिफाइड एज फॉलोज: प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, ये सब जो है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। ठीक है, एक बार सभी आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। दीपमाला जी, ललिता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, वैसे तो हमारी गुड मॉर्निंग बहुत देर की हो चुकी है। चलो, और यदि मैंने ना अपनी क्लास 11 जैसे कि किसी भी फिक्स टाइम पर फिक्स करी होती है, ठीक है, जैसे अभी 11 AM पर जो मैंने क्लास फिक्स करी थी, तो मेरा सिस्टम का और क्लास का जो हमारे फोन का जो टाइम होता है, जैसे आपका टाइम है और मेरे फोन में जो टाइम है और मेरे जो लैपटॉप का टाइम है, जहां पर लाइव आने का ऑप्शन आता है, तो वो 7 मिनट लेट है। ठीक है, तो आप जो है वो क्या करा करो, मतलब 1-2 मिनट, जिस टाइम जैसे 8 बजे आपकी क्लास शेड्यूल हो, 8:07 तक जो है वो क्लास में आ जाया करो। ठीक है, आपके पास इतना टाइम रहता है। हाँ, इसके अलावा टाइम हो चुका है तब तो जब मर्जी जो है आप आ सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी बताओ, बाकी सब आ गए? अभिजीत जी, ब्रजेश जी, सब आ गए? मोहम्मद जी क्यों नहीं आए बाकी? आज 29 है ना, कल 30 है। चलो, प्रेजेंट मैम, ठीक है, आगे आप। चलो डिस्कस करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। 2 मिनट हुए, बाकी अभिजीत जी भी आ गए, ठीक है, ब्रजेश जी भी आ गए और रेखा जी रह गए ना। चलो, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कब कोई पर्सन है अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देता है। तो बोले जब भी पार्टीज जो है वो अपना अ, जो एक्ट होता है उसको परफॉर्म कर दे, या बाय कैंसिलेशन, बाय रिलीज से हम जो पार्टीज है वो क्या कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है अपनी लाइबिलिटी को। और फॉलोइंग आर द डिफरेंट मोड बताए गए हैं आपके डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के, कि हम किस तरह से अपनी लाइबिलिटी को, जब हम एनआई एक्ट की बात करते हैं तो इस एक्ट में किस तरह से हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो मोड ऑफ डिस्चार्ज क्या है? वन और मोर पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिस्चार्ज करती है। ठीक है, डिस्चार्ज कर सकती है फ्रॉम द लायबिलिटी इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि इसमें कहा है कि जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जिसमें एक या अधिक पक्षों को निम्नलिखित में से कोई भी तरीका अपनाकर आप क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो। फर्स्ट है आपका बाय कैंसिलेशन। ठीक है, बाय कैंसिलेशन, बाय रिलीज और बाय पेमेंट। कैंसिलेशन करके किस तरह से? कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टर ने, ठीक है, कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज बना के आपने एक्सेप्ट उसको करवा लिया था, और अब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्टर का ही नाम कैंसिल कर दिया। तो जब उसका नाम ही नहीं रहा तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल गया कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब आपने एक्सेप्टर का नाम जो है वो कैंसिल कर दिया, या पूरा का पूरा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वही जो है कैंसिल कर दिया, तो हम उसको मानेंगे कि ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एक पर्सन है जिसकी कोई लाइबिलिटी अब नहीं बची है, और विल डिस्चार्ज इंस्ट्रूमेंट एंड कैंसिलेशन ऑफ द अदर पार्टी विल डिस्चार्ज द पार्टी। ठीक है, समझ आ गया?
फिर सेकंड है बाय रिलीज, कि रिलीज ऑफ एक्सेप्टर will discharge the instrument and the release of any other party will discharge the party। यहां पर बोला कि स्वीकृत जो एक्सेप्टर है कि रिहाई के उपक्रम में छुट्टी हो जाए, या कि ठीक है, हिंदी में को मत देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये अजीब सा जो है ट्रांसलेशन हुआ है इसका, लेकिन यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनको भी थोड़ा इंग्लिश को भी देख लिया करो और हिंदी को भी, ठीक है। लेकिन जो रिलीज का मतलब है कि जब आप जो है वो रिलीज करते थे, जब रिलीज ऑफ एक्सेप्टर विल डिस्चार्ज द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसने जो है वो डिस्चार्ज कर दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिलीज ऑफ एनी अदर पार्टी विल डिस्चार्ज द पार्टी, ठीक है, कि जो, ठीक है, किसी भी पार्टी को आपने रिलीज कर दिया कि आपकी अब कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, कि उसको आपने बोल दिया कि अब आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो भी हाँ वहां डिस्चार्ज हो सकती है लाइबिलिटी, एक पर्सन जो है वो डिस्चार्ज होता है, अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो सकता है। अब पेमेंट, अब देखो कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और आपका प्रोमिसरी नोट। ये जब भी प्रेजेंटमेंट होता है, जब भी प्रेजेंट किया जाता है, चाहे मेकर के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो या ड्रॉइंग के सामने प्रेजेंट करोगे, तो वो बाय पेमेंट लेने के लिए तो करोगे। जब पेमेंट ही होगी तो ऑटोमेटिक ही डिस्चार्ज हो गया, एक पर्सन अपनी किसी पर्सन ने अपनी अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया। व्हेन जो भी अमाउंट बचता है उस इंस्ट्रूमेंट में वो पे कर दिया जाता है प्राइमरी पार्टी के द्वारा, जिस भी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई पर्सन होता है, जो कि एक्सेप्टर होता है, उसकी लाइबिलिटी बनती है। प्रोमिसरी नोट में आपका मेकर होता है, उसकी लाइबिलिटी बनती है। तो जिन भी पार्टीज का प्राइमरी लाइबिलिटी है, वो यदि इंस्ट्रूमेंट वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देते हैं, इट मींस कि वो अपनी पेमेंट कर देते हैं, तो बाय पेमेंट क्या हो जाएगा, वो पर्सन अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। अब है बाय अलाउइंग द ड्रॉइंग फॉर मोर देन 48 आवर, ठीक है। यहां पर बोला कि इफ द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अलाउ करता है द ड्रॉइंग मोर देन 48 आवर एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, कंसीडर whether he will accept the same, all previous party not consenting to such allowance or discharge from the liability of such holder। यहां पर बोला कि जो एक अदा करता है, मतलब एक जो ड्रॉई है, ठीक है, जो कि पेमेंट देने वाला है, ठीक है, उसको, ठीक है, बाय अलाउइंग ड्रॉई, ड्रॉई को आप अलाउ कर रहे हो 48 आवर के अंदर जो है वो पेमेंट करने के लिए या किसी भी एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर बोला कि इफ यदि इस किसी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है, देन अलाउ किया जाता है, आप अलाउ कर रहे हो ड्रॉई को कि मोर देन आप 48 आवर ले सकते हो, उसमें ऐसे एक्सक्लूड किया जाएगा किसको, पब्लिक हॉलीडे बीच में आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आज आज जो है वो आपका हॉलीडे नहीं है, ठीक है, कल जो है वो संडे आ रहा है, तो आप मंडे से, मतलब जो भी टाइम यहाँ का छूट जाएगा, आप जो है उसको मंडे में कवर करोगे और 48 आवर का जो है उसको टोटल टाइम दोगे, ठीक है, टू कंसीडर वेदर इट विल एक्सेप्ट द सेम, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए आप उसको 48 आवर देंगे, ठीक है, और प्रीवियस पार्टी नॉट कंसेंटिंग सच अलायंस आर डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, और जो जितनी भी अपनी प्रीवियस पार्टीज हैं, ठीक है, कि किसी पर्सन ने आगे उस डॉक्यूमेंट को आपका इंडोर्स करा है, तो जो हमारी पुरानी जो कि लास्ट पार्टी रह चुकी है जिसने आपको इंडोर्स करा है, तो उसकी लायबिलिटी, उसकी कंसेंट होना यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप उसको 48 आवर दो या नहीं दो, ठीक है। और बाय डिले इन इन प्रेजेंटिंग चेक, ठीक है, यदि इफ चेक को आपने प्रेजेंट नहीं किया विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है, ऑफ इट इशू, देन और इसके बाद यदि आपने टाइम विद इन टाइम पीरियड में उसको बैंक में नहीं लेके गए उस चेक को, तो घर में तो कोई बैंक आएगा नहीं आपको पैसे देने के लिए, है ना, आपको खुद ही जाना पड़ेगा, देन बैंक जो है वो फेल हो गया पेमेंट करने के लिए, ठीक है, और द ड्रॉड सफर एक्चुअल डैमेज, ठीक है, और जो पर्सन है उसको सफर हुआ एक्चुअल डैमेज थ्रू सच डिले, देन ही डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टू द होल्डर टू एक्सटेंड ऑफ सच लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर बोला कि ऐसे केस में चेककर्ता को ऐसी देरी के कारण जो है वो वास्तविक क्षति होती है, ठीक है,
और वह इस तरह की क्षति तक की सीमा तक जो है वो धारक के प्रति दायित्व से मुक्त जो है वो हो सकता है। ठीक है, कि जब एक पर्सन जो है वो आपका प्रेजेंट करने के लिए, चेक को प्रेजेंट करने के लिए में ही जो है डिले कर दे, तो यहाँ पर उसने विद इन रीजनेबल टाइम में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया, तो उसको पेमेंट का आएगी मिलेगी, है ना। तो यदि यहाँ पर बोला कि इन केस में यदि ऐसा हुआ है, तो जो ड्रॉर है, ठीक है, जो कि बनाने वाला है, वो सफर करता है एक्चुअल डैमेज। ठीक है, वैसे तो एक्चुअल डैमेज उसको भी होगा जिसको भी पेमेंट मिलने वाली है, क्योंकि बैंक में गया ही नहीं टाइम से। ठीक है, तो उसको भी तो लॉस होगा ना, तो ही डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू द होल्डर टू एक्सटेंड सच डैमेज। बोले इस तरह की जो डैमेज होगी है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी को आप जो है वो धारक के प्रति दायित्व से मुक्त जो है वो हो सकता है। अब फॉर्जरी ऑफ एंडोर्सर सिग्नेचर इन केस ऑफ चेक। ठीक है, यहाँ पर बोला कि फॉर्जरी क्या होता है, कि आप जो है वो जाली साइन कर देते हो, जाली आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मिलता है। यहाँ पर बोला कि जब जो है आपने इंडोर्स किया है ना किसी डॉक्यूमेंट, किसी चेक को, ठीक है, कि आपने किसी और को दिया है, तो आप फॉर्जरी, जो चेक के मामले में आप फॉर्जरी से मतलब गलत तरीके से उसमें हस्ताक्षर कर देते हो, सिग्नेचर कर देते हो, किसी और का नेम का चेक है और किसी दूसरे पर्सन ने ही उसके नाम का चेक जो है उसको साइन कर दिया, तो बैंक इज डिस्चार्ज बाय पीआईडीसी इवन इफ द सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर इज फॉल्स। यहां पर बोला, तो यहां पर बैंक जो है वो आपका डिस्चार्ज करेगा। एक मिनट, जल्दी से गूगल करो और इसकी फुल फॉर्म देखो, क्या फुल फॉर्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। अरे मेरे को तो मिल ही नहीं रही है ये। ठीक है, चलो इसको आप गूगल में सर्च करना। ठीक है, कि क्या मीनिंग है, मतलब क्या फुल फॉर्म है इसकी। तो यहाँ पर बोला कि यदि जो इंडोर्स में आपको किया गया है, जो आपको डॉक्यूमेंट दिया गया है आपका, ठीक है, यदि हम बात करें चेक की, ठीक है, चेक के केस में यदि सिग्नेचर जो है वो फॉर्जरी तरीके से करे गए, मतलब जाली साइन यहाँ पर करे गए, और आपको जो है वो चेक दे दिया जाता है, तो यहाँ पर बैंक जो है डिस्चार्ज करेगा बाय पीआईडीसी इवन इफ दी सिग्नेचर फाउंड होते हैं कि ये फॉर्ज सिग्नेचर है तो। ठीक है, और हाँ यहाँ पर बोले डिले हो जाता है ना जब प्रेजेंट करने के लिए चेक ना। ठीक है, तो अब एक पर्सन ने जिसने चेक दिया था उसने तो अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया था। अब जो पर्सन आपका पैसे लेने वाला है ना, ठीक है, वो पर्सन टाइम से गया ही नहीं चेक। ठीक है, जो पर्सन था जो पैसे लेने वाला वो आपका टाइम से गया ही नहीं बैंक। तो यहाँ पर बोला कि अगर डैमेज हुआ है तो ड्रॉर को जितना डैमेज हुआ उतना अमाउंट जो है वो ड्रॉर नहीं देगा ड्रॉई को। और ड्रॉई कौन होता है बैंक के केस में, मतलब जब हम चेक की बात करते हैं तो ड्रॉई कौन पर्सन होता है, ड्रॉई तो बैंक हुआ ना। ठीक है, तो पेई को वो इतना पैसे नहीं देगा क्योंकि उसने जो है वो पेई को चेक दे दिया था और आगे उसने जो है वो चेक बैंक टाइम में लगाया ही नहीं, टाइम से लगाया ही नहीं। ठीक है,
ठीक है, हाँ पे इको, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाय क्वालिफाइड एक्सेप्टर, ठीक है। यहाँ पे बोला कि इफ द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एग्री टू एक्सेप्ट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहां पर बोला कि यदि होल्डर है ना, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है, रेखा जी अभी हमने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा आप दोबारा से देख लीजिएगा। वैसे तो हमने क्या दिखा है कि मोड हम किस किस तरह से अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो बाय कैंसिल करके या बाय रिलीज करके एक पर्सन को आप खुद ही रिलीज कर दे रहे हो कि आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप जो आपकी अभी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। और बाय पेमेंट, जिस भी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बना रहे हो, तो हमने शुरू से ही देखा कि वो उसमें मनी कंसिडरेशन होता है, जिसमें कोई ना कोई पार्टी आपकी देने के लिए लायबल होती है, अमाउंट को पे करने के लिए लायबल होती है। यदि आपने पे ही कर दिया अमाउंट, तो डिस्चार्ज हो सकता है वो अपनी लायबिलिटी से, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और यदि बोला कि कोई ऐसा सिग्नेचर चेक के मामले में हम देखें सिग्नेचर फॉर्ज किया गया है, तो बैंक जो है अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, यदि ठीक है, यदि सिग्नेचर जो है वो इंडोर्स जो सिग्नेचर जो है वो फॉर्ज पाया जाता है, तो ठीक है। अब बात करें क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की, तो इफ द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एग्री टू एक्सेप्ट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, all previous party those consent is not obtained to such acceptance are discharged from liability। यहाँ पर बोला कि स्वीकृति योग्य स्वीकृति द्वारा यदि विनिमय बिल का धारक योग्य स्वीकृति स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, तो पिछली पार्टियां जितनी भी आपकी जो पहले वाली पार्टी जिन्होंने आगे फर्दर किसी को इंडोर्स करा है, तो जो होल्डर ऑफ आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो पार्टी जो जितनी भी आपकी पुरानी पार्टी रह गई है, उनकी सहमति ऐसी स्वीकृति के लिए आप जो है वो लेने के लिए स्वीकृति ऑब्टेन करने के लिए कंसेंट लेने के लिए जो आप ठीक है, आप जो है वो कंसेंट नहीं भी लेना चाहें तो रहने दे सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्वीकृति के लिए प्राप्त नहीं हुई है कि उन्हें दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा है कि अब देखो यहां इसका मतलब ये क्या है, ए बी पार्टीज और यहां पर कोई सी है, फिर कोई डी है। यहां बोला कि ए ने क्या करा, ठीक है, एक मिनट सुनिएगा। ए ने क्या करा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है। ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में दूसरी पार्टी को डायरेक्ट किया कि आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे, पे करोगे, ठीक है। ये आप उसने डायरेक्ट किया। और ये पर्सन कौन था, ड्रॉ था, जिसने ये बनाया था, ये था ड्रॉई, जो कि जिसने एक्सेप्ट किया था और जिसने पेमेंट करना है, जो कि लायबल है पे करने के लिए। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया सी के पास, फिर चला गया डी के पास। तो यहां पर बोला कि भले ही डी के पास वो होल्डर होगा इस बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है, होल्डर होगा, और उसने ठीक है, और उसने भले ही उसने होल्ड किया अपने पास जो है वो, और एग्री हुआ एक्सेप्ट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, और ये पर्सन जो कि दूसरा है, ठीक है, जिसने एक्सेप्टेंस करी है, वो क्वालिफाइड है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट क्वालिफाइड उसने मतलब उसने एक्सेप्ट किया है कि वो पेमेंट करेगा। लेकिन जो ये प्रीवियस पार्टी रहेंगे ना, ए है सी है, ठीक है, ये जो है अपनी डिस्चार्ज अपनी लायबिलिटी से जो डिस्चार्ज नहीं हो सकती, तब तक नहीं हो सकती जब तक इसको फाइनल पेमेंट नहीं मिल जाती, unless the holder give the notice, ठीक है, unless the holder give the notice here of and parties give their assent of such to such qualified acceptance, ठीक है। समझ में आ गया। यहां पर बोला क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की बात करी गई है कि भले ही देखो यहां पर बी फॉर एग्जांपल के लिए, ये बी कौन है, ये इसने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। और इस बिल ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया था, ए ने बनाया था, इसने बनाया और इसको सी को दे दिया, फिर डी को दे दिया, फिर ई को दे दिया जाके, ठीक है। इस तरह से जो है वो सीक्वेंस चलता रहा। तो बोला एक पर्सन जो है अपनी लायबिलिटी से तब तक डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक इसको फाइनल पेमेंट नहीं मिल जाती। ऐसा नहीं है कि ई जो है वो बी से इंटाइटल है पैसे लेने के लिए, तो इनकी लायबिलिटी खत्म होगी ना, इनकी लायबिलिटी तब तक खत्म नहीं होगी, सॉरी हाँ बी से, ठीक है, तब तक खत्म नहीं होगी तब तक इसकी फाइनल पेमेंट नहीं मिल जाती, ठीक है। अब बाय मटेरियल ऑल्टरेशन, ठीक है, यहां पर बोला कि कोई भी आपने मटेरियल ऑल्टरेशन करी है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, रेंडर द सेम वॉइड, तो उसको जो है वो वॉइड माना जाएगा। कि आप हमने बोला था कि जिस तरह से हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, आप उसी तरह से आगे किसी को इंडोर्स करोगे, मतलब किसी को नेगोशिएट करोगे, ठीक है, आगे आगे जो है वो किसी को देते रहेंगे। लेकिन आपने कहीं भी ऑल्टरेशन कर दी है,
तो ये void मानी जाएगी. Or against anyone who is party thereto at the time of making such alteration does not consent thereto, or unless it was made in order to carry out the common intention of the original parties. ठीक है, और क्योंकि ये ना मतलब अब सिंपल से इतना समझो कि यदि ऑल्टरेशन कोई करी गई है ना, यदि आपने कुछ भी परिवर्तन उसमें कर दिया है, तो जो टर्म एंड कंडीशन या जो भी आपने बातें कही थी, जैसे कि ए ने प्रोमिसरी नोट दिया है बी को, ठीक है, बी ने ए ने पैसे देने थे बी को, उसने अपनी कंडीशन लिखी थी कि मैं इसको इस पर्सन को ऐसे ऐसे जो है वो पेमेंट करूंगा. इसने भले ही इंडोर्स कर दिया, ठीक है, इसको आगे जो है वो दे दिया, इसको आगे नेगोशिएट कर दिया, तो ये पर्सन जो ई है, ठीक है, वो इंटाइटल रहेगा पेमेंट लेने के लिए. यदि बीच में इस पर्सन ने कोई ऑल्टरेशन करके इसको आगे फर्दर जो है वो ट्रांसफर कर दिया, इसको आगे फर्दर ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपका वॉइड ही माना जाएगा, इतना ही मान लो. ठीक है, और ऑल्टरेशन जो है वो शुड बी मटेरियल एंड इमटेरियल हो. ठीक है, इसमें बोला कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बट ये है कि जो ऑल्टरेशन आप कर रहे हो वही आपकी वॉइड मानी जाएगी. ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट विल नॉट डिस्चार्ज लायबिलिटी, और उसके प्रति जो है वो कोई पर्सन अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करेगा. और डिस्चार्ज ऑफ बैंक की बात करेंगे. एज पर द सेक्शन 89 बैंक इज डिस्चार्ज. यहां पर बोला कि बैंक जो है डिस्चार्ज करेगा अपनी लायबिलिटी कब? बाय पेमेंट करके, इन ड्यू कोर्स, इन केस ऑफ ऑल्टरेशन नॉट अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड. ठीक है, उचित समय पर भुगतान करके जो है वो अपनी लायबिलिटी से जो है वो परफॉर्म कर सकता है, वो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है. ठीक है, रिकॉर्ड से स्पष्ट न होने वाले परिवर्तन के मामले में बैंक को, ठीक है, यदि यहाँ बोला है कि इन केस यदि हम बात करें ऑल्टरेशन की, तो ऑल्टरेशन नॉट अपरेंट फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड. ठीक है, समझ आ गया. एज पर सेक्शन 19 में 90 में यह बोला कि व्हेन द एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर देता है ना बिल ऑफ एक्सचेंज को, और मेकर जो कि प्रोमिसरी नोट जिसने बनाया है, बिकम अ होल्डर, कोई पर्सन है उसका होल्डर, ठीक है, किसी भी पर्सन के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, यदि वो उसके बाद जो है वो धारक बन जाता है, उसके बाद धारक बन जाता है, तो आफ्टर मेच्योरिटी द इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज. ठीक है, तो जब भी जो मेच्योरिटी डेट होगी वो आ जाएगी, तो वो अपने पेमेंट करके या किसी भी तरह से अब डिस्चार्ज कर सकता है अपनी लायबिलिटी को. ठीक है, अब यहां पर समझ आ गया डिस्चार्ज का क्या मतलब था, कि वो कब कब अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है. यहां तक समझ आ गया. अब हम डिसऑनर करेंगे. डिसऑनर देखेंगे कि डिसऑनर होता क्या है. डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, इसका डिसऑनर आपका अलग से होता है और चेक का डिसऑनर आपका अलग से होता है, क्योंकि चेक हमेशा ही डिसऑनर किया जाता है किसमें? बैंक में. और प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज किस किस तरह से जो है वो डिसऑनर होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. यहां तक बताओ किस किस को समझ आ गया? मोहम्मद जी, ललिता जी, रेखा जी, अभिजीत जी, किस किस को समझ आ गया? ब्रजेश जी, दीपमाला जी, बिल्कुल ठीक है. फिर है आपका डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट. ठीक है, आप पहले हम डिस्कस करेंगे. डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस. यदि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉन एक्सेप्टेंस कब आएगा? एक्सेप्टेंस करने की बात कब आएगी? बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस किसमें करवानी है? प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस किसके मामले में होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में ही होता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज के मैटर में ही हम क्या करेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करवाने के लिए भेजेंगे. जब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब हम उसे कहेंगे कि ये क्या है? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस है. अब नॉन पेमेंट, यदि पेमेंट नहीं करी, ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस देखा था ना, प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो वहां पर प्रेजेंट किया जा रहा था, और यहां पर आपकी नॉन एक्सेप्टेंस होगी और नॉन पेमेंट होगा जहां पर पेमेंट नहीं होगा. तो देखो कि यहां पर बोला कि डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस ओनली किस केस में होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में. ओनली वही इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस होंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के इंस्ट्रूमेंट होंगे. मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिसऑनर
बाय नॉन एक्सेप्टेंस। यहां पर बोला है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपका डिसऑनर होगा कब, जब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब हमने पहले ही बात करी थी प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस की इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि हमेशा ही बिल ऑफ एक्सचेंज में ही हम एक्सेप्टेंस के लिए भेजते हैं, तो उसमें हम कितना टाइम देंगे, 48 आवर देंगे। ठीक है, बिजनेस आवर होने चाहिए, 48 आवर होने चाहिए। ठीक है, और एक्सक्लूड किया जाएगा जिसमें आपके हॉलीडेज को भी। तो बोले कि व्हेन, जब ड्रॉई है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता विद इन 48 आवर में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिसऑनर हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। When presentment of acceptance is excused from and will remain unaccepted। ठीक है, कि जब यहां पर बोला कि प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो उसको इज एक्सक्यूज्ड, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपका रिमेन रह गया, बच गया, रह गया, अस्वीकार कर दिया गया उसके द्वारा। ठीक है, तब भी हम कहेंगे कि ये क्या है, डिसऑनर ऑफ आपका नॉन एक्सेप्टेंस है। ठीक है, अब है कि व्हेन द ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जब जो है वो ड्रॉई था ना, जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था वही माइनर निकला, वही अनसाउंड माइंड पर्सन निकला, तब आप किस तरह से उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होता तो आपका, जैसे कि हम कमर्शियल लॉ में जितनी भी लॉ है, ठीक है, तो होता तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हाँ, कुछ एक फीचर इसके कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको पेमेंट करनी होती है, कंसिडरेशन के लिए जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, आपस में और कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ आपका कंसिडरेशन पैसे का है, मनी 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 बस। ठीक है, तो यहां पर बोला कि व्हेन द ड्रॉई क्या था आपका, इनकम्पिटेंट था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और नोट्स अपलोड हो चुके हैं, अभी कर दिए मैंने, लास्ट जो सुबह वाली क्लास थी उसके बाद। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए। व्हेन ड्रॉई इज अ फिक्टिस पर्सन, ठीक है, एक ड्रॉई कौन था, एक ऐसा पर्सन था जो कि काल्पनिक व्यक्ति था। ठीक है, और आफ्टर रीजनेबल सर्च जो है वो फाउंड ही नहीं हुआ। ठीक है, आपने अब बिल ऑफ एक्सचेंज लेके गए और आपका वहां पर एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको फाउंड ही नहीं हुआ, और जहां पर एक्सेप्टेंस जो है इज अ क्वालिफाइड वन। ठीक है, अब डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, ये हमने देख लिया ना, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, की नॉन एक्सेप्टेंस किस किस तरह से हो सकती है, समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, किसी को डाउट तो पूछ लीजिएगा साथ साथ में। ठीक है, अब बात करें डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट की, तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये तीनों ही आपके डिसऑनर हो सकते हैं बाय नॉन पेमेंट। ठीक है, लेकिन आज इस केस में हम डिस्कस, मतलब अभी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ओनली प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, यहां पर बोला कि जब व्हेन द मेकर ऑफ नोट, जो कि प्रोमिसरी नोट का मेकर होगा जिसने पेमेंट करनी है, ठीक है, और एक्सेप्टर किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है, जिसने पेमेंट करनी है, ऑफ द बिल, जिसने भी आपका बिल का जो एक्सेप्टर है और ड्रॉई है। ठीक है, और यदि हम ऑफ द चेक या मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट, और जो हुआ है क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं पेमेंट देने के लिए। ठीक है, ठीक है, देखो कि हमने अभी देखना है इस टॉपिक में, हमने पहले देख लिया क्या, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी एक बार बता रही हूँ दीपमाला जी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट जल्दी नहीं देखती, तो थोड़ा सा फिर भी जब भी देखती हूँ तो कर देती हूँ। ठीक है, कंप्लीट आपकी जो भी डिमांड्स रहती हैं। चलो यहां पर देखो कि डिसऑनर हो गया, मतलब डिसऑनर का मतलब क्या है कि उसको फुलफिल नहीं किया गया, उस जो हमने लाइबिलिटी अभी डिस्कस करी उसको फुलफिल नहीं किया गया। ठीक है, तो और डिसऑनर हो गया वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। तो सबसे पहले आपने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरह से बनता है, जब एक पार्टी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, एक पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है जिसे हम ड्रॉर कहते हैं, और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है कि जी मैं पैसे दूंगा, वो एक्सेप्ट करती है, उसमें साइन करती है, जो भी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, कि उसमें उसको साइन ही करने पड़ेंगे। तो जब आप उसको, ठीक है, जब हमने लास्ट में टॉपिक देखा था प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट, तो जब आप उसको एक्सेप्टेंस के लिए लेके गए, ठीक है, किसको, बिल ऑफ एक्सचेंज को, इन केस बिल ऑफ एक्सचेंज की ही आप
को पता है कि एक्सेप्टेंस होती है। तो एक पार्टी ने जिसने आपको एक्सेप्ट करना था उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, डिसऑनर बिकॉज अ नॉन एक्सेप्टेंस ऑकर एनी ओनली, हाँ ओनली इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की नॉन एक्सेप्टेंस की या एक्सेप्टेंस की बात हमेशा ही हम क्यों करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में करते हैं। और यदि डिसऑनर हो जाए, ठीक है, डिसऑनर हो जाए बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो यहां पर समझा जाता है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हो गया है बाय नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। और डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, आप जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज और ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और आपके प्रॉमिसरी नोट दोनों, मतलब जिनमें से किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर गए पेमेंट के लिए कि आपकी मेजोरिटी डेट हो चुकी है, आप अभी पेमेंट करो, उस पर्सन ने पेमेंट देने से मना कर दिया, कौन देगा, वो पर्सन देगा जिसने एक्सेप्ट किया था, वो पर्सन देगा जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया था, तो उसने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो हम मानेंगे कि डिसऑनर ऑफ बाय नॉन पेमेंट हो गया है। ठीक है, अब हमने यहां पर देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस किस तरह से होता है। यदि अब देखो दूसरी पार्टी जिसने एक्सेप्ट करना था, ठीक है, उसने, उसको हमने पहले ही देखा था कि 48 आवर में जो है वो क्या करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको विद इन 48 आवर में जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, सेकेंड है आपका, जब भी प्रेजेंटमेंट किया गया एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे दिया जिसकी वजह से क्या है आपका अनएक्सेप्टेड जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज रह गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और वेन जो ड्रॉई था वो इनकम्पिटेंट हो, मतलब कोई जब भी कोई ड्रॉई था, मतलब जिसके पास आप जो एक्सेप्टेंस करवाने के लिए लेके गए वो इनकम्पिटेंट था कॉन्ट्रैक्ट करने के, चाहे माइनर के माइनर था या अनसाउंड माइंड कोई पर्सन था, ठीक है, जिस भी तरह से आप मान लो, जो भी इनकम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है वो थी। ठीक है, और बोला कि वेन जो ड्रॉई था वो फिक्शियस पर्सन था, और जिस कारण जो है वो आपको एक काल्पनिक व्यक्ति था, जिसके कारण आपने रीजनेबल सर्च भी किया लेकिन आपको मिला नहीं, कोई ऐसा पर्सन है जो कि मिला ही नहीं। जिस तरह मतलब किसी भी मामले में जब एक्सेप्टेंस ही नहीं उसकी हुई तो उसे हम कहते हैं आपका डिसऑनर ऑफ बाय नॉन पेमेंट, किस मामले में, बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में। ठीक है, टू टाइप ऑफ डिसऑनर, बिल्कुल, बाय नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस हमेशा ही बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस करवाने की जरूरत नहीं होती, चेक में एक्सेप्टेंस करवाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपका ओके अभिजीत जी, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन अब मेरे को क्या करना ना, ग्रुप में जो जो आपके पीडीएफ आपके नहीं ओपन हुए हैं उनको पूरा मेंशन कर देना, क्लास नंबर कितना है, ठीक है, ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। ठीक है, बाकी फिर मैं कर दूंगी। ठीक है, चलो अब बात करें डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट की। ठीक है, तो अब दीपमाला जी समझ आ गया ना, नॉन पेमेंट जब आपकी पेमेंट नहीं करेगी, तो प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, जब उसकी पेमेंट नहीं हुई तो हम उसे कहेंगे नॉन पेमेंट हो गया है। जब एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया था उसने कहा था कि मैं पेमेंट करूंगा, जब एक मेकर जिसने कहा था कि मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है, तो उसने क्या करा, पेमेंट ही नहीं करी, डिफॉल्ट कर गया, वो पेमेंट नहीं कर सका, चूक गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डिसऑनर हुआ है बाय द नॉन पेमेंट। अब डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और बाय नॉन पेमेंट। ठीक है, यदि हम बात करें कि डिसऑनर हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट बाय नॉन पेमेंट की, यदि नॉन पेमेंट के मामले में डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो सेक्शन 92 में बोला कि हम अभी डिस्कस करेंगे जब नोटिस ऑफ डिसऑनर की चेक बात करेंगे, तो हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि हम डिसऑनर ऑफ चेक जो है वो अलग से डिस्कस करते हैं, क्योंकि चेक जो है डिसऑनर होता है बैंक में जाके।
सेक्शन 138 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई आपने केसेस देखे होंगे एनआई एक्ट के, बहुत ज्यादा केसेस। यदि आप जो है वो कोर्ट में जाएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा काफी ज्यादा केसेस जो है वो आपको एनआई एक्ट के देखने को मिलेंगे, और स्पेशली 138 के प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ चेंज के काफी ज्यादा कम केसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए अभी हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। और बाय नॉन पेमेंट सेक्शन 92 आपके 100 और 99 में नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग है वो किस तरह से की जाती है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी चेक का जो अलग से प्रोविजन है, क्रॉसिंग चेक किस तरह से होता है, ठीक है। हाँ, डिसऑनर ऑफ चेक जो है सेक्शन 138 में, ठीक है। तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस ऑफ डिसऑनर देंगे आप, ठीक है। यहां पर बोला सेक्शन 93 एंड 94 में, यहां बोला, ठीक है। पहले समझो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिसऑनर हो गया बाय नॉन पेमेंट, पेमेंट नहीं करी। और देन व्हेन पार्टी प्राइमरी लायबल, जब पार्टी जो वो प्राइमरी लायबल थी पेमेंट करने के लिए, कौन था प्राइमरी लायबल, जो कि प्रॉमिसरी नोट के मामले में किस किस पार्टी को हम प्राइमरी लायबल मानते हैं, जो मेकर होता है, जिसने खुद से बोला है। हाँ हाँ, चेक बाउंस ही होता है आपका डिसऑनर ऑफ चेक, रेखा जी, ठीक है। चेक बाउंस होने का यही मतलब होता है कि डिसऑनर ऑफ चेक हो गया, मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई, इनसफिशिएंट ऑफ फंड की वजह से, मतलब जो इनसफिशिएंट अमाउंट था बैंक में, बैंक के अकाउंट में, ठीक है, और आपको ब्लैंक जो अकाउंट का चेक जो है वो आपको इशू कर दिया है, ठीक है, पेमेंट नहीं होना, हाँ, ठीक है। तो ये सब जो है वो केसेस आपके चेक बाउंस कह सकते हैं, इनसफिशिएंट फंड की वजह से, या ठीक है, तो जिस भी वजह से आपकी पेमेंट नहीं हो पाई, वो सारे के सारे केस जो है वो आपके सेक्शन 138 के अंदर चेक के मामले में जाते हैं, ठीक है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक सेक्शन है ये, और साथ ही साथ काफी ज्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे कोर्ट में, ठीक है, इसके एनआई एक्ट के इस एट प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि डीवी एक्ट के जितने आपको केसेस देखे उनको मिलेंगे, डाइवोर्स के जितने मिलेंगे, और प्रॉपर्टी के अब ना थोड़े से कम हो गए हैं। आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी के मामले में लोग थोड़ा सा लड़ना कम कर दिए हैं लोगों ने। पहले जो था कि प्रॉपर्टी के केस बहुत ज्यादा होते थे, अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, तहसील वगैरह में होते हैं, पार्टीशन के लिए तकसीम जिसे बोलते हैं, तो वो वगैरह लगाई जाती है। अदरवाइज जो है वो लोग ठीक है, हाँ हाँ हाँ, जिसकी इनसफिशिएंट फंड वही होता है कि जिसने चेक दिया है उसका अकाउंट ही खाली होता है, या उसने 50,000 का चेक दे दिया लेकिन उसके अकाउंट में 5,000 थे, ठीक है, जिस कारण जो है वो उस जितना उसने अमाउंट लिखा है उसको पे करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है बैंक वालों के लिए, ठीक है। तो ठीक है, इनसफिशिएंट फंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग वही है जो कि मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जितने आपको एट प्रेजेंट के टाइम में प्रॉपर्टी के केस नहीं देखने को मिलेंगे, जितने आपके डीबी एक्ट के हो जाएंगे, डाइवोर्स के, डोमेस्टिक वायलेंस के, ठीक है, या मेंटेनेंस के, ये सारे की जितने भी फैमिली अपने, ठीक है, फैमिली मैटर होते हैं, ये बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एनआई एक्ट के काफी ज्यादा केसेस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, अब तो बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया, बट ये है कि काफी ज्यादा लोग सतर्क भी हो गए, पहले पहले बहुत था, अभी भी करते होंगे कुछ लोग, लेकिन अभी लोग जो है वो सीधे भी हो गए हैं, थोड़े से अवेयर हो गए हैं ना, और इसे सेमी क्रिमिनल केस जो है वो माना जाता है, ठीक है। कि और हाँ हाँ, लेंथी प्रोसेस हो गया ना, मतलब केस, अब देखो कि किसी ने 50,000 का चेक दिया था, ठीक है, और किसी के आराम से 3-4 साल तक केस खत्म नहीं हुए, तो ऑटोमेटिक वही बात हो गई ना कि इतना लंबा प्रोसेस है, आने जाने में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। अब पता है कि जिसने गलती करी है, बैंक वाले तो वैसे भी बोल ही देते हैं कि चलो ये अब आपने चेक दिया था, ठीक है, आपने चेक दिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो, ठीक है, तो उसको एडमिसिबल माना जाता है कोर्ट में कि आपने जब चेक दिया था वो एक प्रूफ है कि आपने पेमेंट करनी थी उसको, ठीक है, हाँ, ठीक है, कि तो आपने पेमेंट करनी थी, ठीक है।
तो इसको भी एडमिसिबल माना जाता है। तो यहाँ पर इस केस को हम क्रिमिनल केस कहते हैं, सेमी क्रिमिनल माना जाता है। आपका एब्सोल्यूट क्रिमिनल भी नहीं होता, लेकिन सेमी क्रिमिनल जो है वो माना जाता है। यदि कोई पर्सन बार बार नेग्लेक्ट कर रहा है या पेमेंट नहीं कर रहा, तो उस केस में जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी तक अटैच हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, बाहर ही इसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं कि चलो आपने 50,000 मेरे को अमाउंट देना था, मैं इस केस के पचड़ों से खत्म होना चाहता हूँ, इसलिए जो है आप मेरे को आप 35,000 नहीं दे देना, 15,000 आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो इस केस में जो है वो आप ये सेटल कर लो, ठीक है। दोनों पार्टीज आपस में सहमति करती हैं। और हर एक केस में देखो कि एक ना कैंसिलेशन या नेगोशिएशन का एक टाइम होता है, कंसिडरेशन वाली फील्ड, हाँ कंसिडरेशन वाली स्टेज जो होती है, जिसमें यही बोला जाता है कि पार्टीज आपस में सेटल करो, चाहे आपका सिविल केस है चाहे आपका क्रिमिनल केस में तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ मामलों में जहां पर सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कंपाउंडेबल इन नेचर के केस हैं, ठीक है। कंपाउंडेबल केस जिसे कहा जाता है, जिनमें आपसी आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ रेखा जी, फ्रॉड माना जाता है, ठीक है। तभी तो बोला कि क्रिमिनल केस जो है उसको माना जाता है सेमी क्रिमिनल, फ्रॉड ही माना जाता है कि एक पर्सन ने, हाँ तभी तो एक प्रोसीजर बनाया गया ना कि आप पहले उसको नोटिस दो कि यदि आपसे गलती से भी कोई आपका चेक चला गया है, ठीक है, कोई ऐसा आपने चेक दे दिया जो कि आपका आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, यदि आपकी आपसे थोड़ी सी गलती हो गई है तो आप उसको नोटिस दे दो। नोटिस के बाद वो पर्सन खुद ब खुद पैसे दे देगा, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा तो माना जाएगा कि ये तो उसी की खुद की अपनी चाल थी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है ना। तो ऐसे कोई फायदा भी नहीं होता वैसे तो आजकल के टाइम में, बहुत जब इतना लोग अवेयर हो चुके हैं। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज को और प्रोमिसरी नोट को, ठीक है। मैं सोच रही थी इस रेजर का भी यूज किया जाए, चलो ठीक है। तो डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट बाय नॉन पेमेंट, यदि नॉन पेमेंट हो जाती है तो सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस ऑफ डिसऑनर। सेक्शन 93 एंड 94 में बोला है बाय whom नोटिस टू बी गिवन, नोटिस जो है वो किसके द्वारा दिया जाना चाहिए। तो व्हेन एक इंस्ट्रूमेंट जब डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, जब जो है यस डिसऑनर के बाद बैंक नोटिस इशू करता है ड्रॉर को। नहीं मोहम्मद जी, नहीं ऐसा नहीं होता। डिसऑनर के बाद ये देखो, डिसऑनर के बाद देखो जैसे कि पेमेंट नहीं हुई थी, इनसफिशिएंट ऑफ फंड हुआ, ठीक है, तो बैंक वाले अपना मेमो देते हैं, ठीक है। मेम हाँ एक मिनट, ठीक है, अपना मेमो देते हैं, बैंक वाले एक मेमो देते हैं और इनसफिशिएंट ऑफ फंड यानी कि चेक बाउंस का एक स्लिप तैयार करके देते हैं, वो एक प्रूफ माना जाता है। लेकिन नोटिस किसको भेजना पड़ता है, नोटिस उस पर्सन को नहीं भेजना, बैंक वाले नहीं भेजते, नोटिस भेजती है पार्टी, ठीक है। एक पार्टी क्या करती है, नोटिस लिखती है, ठीक है, कि उस पर्सन को जिसने चेक दिया होता है, ठीक है। हाँ पेई जो है वो नोटिस देगा, नहीं पेई जो है वो नोटिस देता है जिस पार्टी को जिसने विड्रॉ किया होता है, मतलब जो चेक देने वाला, चेक इशू करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है, वो उसको नोटिस दिया जाता है कि आपने जो मेरे को चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि या तो आपने खुद से जो है वो मेरे साथ फ्रॉड किया, ठीक है। यदि आपने बाई मिस्टेक किया है तो आप मेरे को विद इन 30 डेज में जो है वो मेरे को पेमेंट कर दो। यदि नहीं कर पाया, यदि आप नहीं कर पाएंगे तो मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन जो है वो लूंगा, जो भी सिविल और क्रिमिनल आपको ठीक है, ठीक है समझ आ गया ना, हाँ ठीक है। तो ऐसे होता है कि यहाँ पर बैंक सिर्फ मेमो इशू करता है, ठीक है। और ये तो बैंक मतलब पार्टी कहीं भी जाकर जिस भी बैंक में जो है वो अपने अकाउंट को चेक करवाना चाहे, ठीक है, तो करवा सकती है। और बैंक
में मेमो इशू किया जाता है, ठीक है, बैंक में मेमो जो है वो दिया जाता है और डिसऑनर ऑफ चेक की जो है वो एक स्लिप दी जाएगी जो कि एडमिसिबल प्रूफ होता है आपके कोर्ट में, ठीक है। ओके, और रेखा जी आपको क्या पूछना था, जल्दी से पूछो, ठीक है। अब समझ आ गया, पार्टीज देंगी खुद चेक, खुद नोटिस किस पर्सन को जिसने उसको चेक इशू किया, ठीक है। बात करते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर की, सेक्शन 93 एंड 94 की, बाय बैंक। अच्छा यही पूछना था, नहीं नहीं, बैंक जो है नोटिस नहीं देगा, बैंक ने तो अपना काम किया। देखो बैंक का क्या काम होता है, बैंक सिर्फ पैसे देता है। यदि आपका चेक जो है वो डिसऑनर पाया जाता है, मतलब उसमें फंड अमाउंट नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं, मोहम्मद जी से जरा गलती से लिख गया था, ठीक है, और यदि डाउट भी होगा तब भी उनको क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, तो इस बार यही पूछना था। हाँ देखो, तो बैंक का क्या काम था, कि बैंक का क्या काम होता है, ठीक है, या तो पेमेंट करो, नोटिस लिखने की जिम्मेवारी उनकी थोड़ी ना होती है। इवन कि आप देखो कि जब आपने कभी लोन भी लिया होता ना, ठीक है, तब बैंक तब इशू करता है नोटिस कि आप अपने लोन की भरपाई करो, अदरवाइज हम आपके खिलाफ क्या करेंगे, रिकवरी ऑफ सूट के, रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए हम केस में सूट जो है वो फाइल कर देंगे केस में जाके, बैंक में जाके, ठीक है। और आजकल तो बैंक वाले भी बहुत खराब हो गए हैं, जब वो लोन इशू करते हैं ना, एक नई बात है, यदि आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो सुन लीजिए। जब भी वो आजकल बैंक वाले लोन इशू कर रहे हैं, कृषि लोन के अलावा यदि उनको ज्यादा किसी को लोन चाहिए, जैसे कृषि लोन कितना मिलता है, 4 लाख का मिलता है, ठीक है, यदि इसके अलावा उसको ज्यादा लोन चाहिए, तो बैंक वाले क्या करते हैं ना, उनसे ब्लैंक चेक साइन करवा लेते हैं, एक चेकबुक में ब्लैंक चेक साइन करवा लेंगे। इनकेस वो पर्सन अपने लोन को चुकाने के लिए डिफॉल्ट कर गया, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस किया जाएगा, क्योंकि यदि यहां पर उनके पास ब्लैंक चेक नहीं है, ब्लैंक चेक का मतलब है कि वो खाली चेक जो है उससे साइन करवा लेंगे, ठीक है, बाद में जो है क्या करेंगे, उसको अपने बैंक के नाम से भरेंगे और कोर्ट में जाके केस फाइल कर देंगे। ऐसा खुद कर रहे हैं, प्रैक्टिकली चीजें कर रहे हैं, ऐसा मैंने खुद देखा है कि किसी केस में ऐसा हुआ था। और यदि आप देखो कि बैंक वालों ने चेक नहीं लिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सूट फाइल करेंगे, रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए जो है वो। दीपमाला जी कंफ्यूज क्यों हो रहे, बैंक क्यों नहीं कुछ करता, बैंक नोटिस नहीं देता, लेकिन हमने क्या कहा कि बैंक जो है वो आपका मेमो इशू करता है, कि पार्टी जाती है बैंक के पास, जाएगी पेमेंट लेने के लिए, पेई पर्सन जिसको पैसे चाहिए वो जाएगा बैंक के पास, ठीक है, पैसे लेने के लिए जाएगा। यदि बैंक ये कहता है कि आपके पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि आप जो चेक लेके आए हो उसमें, उस बैंक अकाउंट का ये जो चेक है ना, ठीक है, उसमें पैसे ही नहीं है, तो बैंक क्या कर देगा, आप जाओगे बैंक को बोलोगे कि मेरे को इसका मेमो तैयार करके दो, तो वो इतना बड़ा मेमो बनाएंगे, ठीक है, और इनसफिशिएंट ऑफ फंड का इतने बड़ी स्लिप बनाएंगे, उसको आप लेके जाओगे, उसी के बेस पर तो आप केस फाइल करोगे, यही तो प्रूफ रहेगा आपके पास। तो बैंक क्यों नहीं करता, हाँ, कि एक नोटिस देना बैंक का काम नहीं है, नोटिस जो आप पार्टी दोगे कि यहाँ पर ये जो पेई है वो जाएगा, किसी भी एडवोकेट के पास जा सकता है, जी मेरे मेरे नाम का ना एक नोटिस बना दो और इस पर्सन को भेजना है, ठीक है, क्योंकि इसने मेरे को चेक दिया था और उस चेक में पैसे नहीं हुए थे, ठीक है, उस चेक में जो है वो अमाउंट ही नहीं, उस चेक में जो चेक उस बैंक का उस अकाउंट का दिया था उसमें जो है पैसे ही नहीं थे, इनसफिशियंट ऑफ फंड था जिसके कारण मेरे को पैसे नहीं मिले। तो ये पे खुद से, मतलब उसके बिहाफ पर एक एडवोकेट या वो खुद भी लिख सकता है एक नोटिस, ठीक है, नोटिस देगा, यदि नोटिस दिया जाएगा विद इन 30 डेज, उसमें लिखा जाएगा कि आप जो है भैया, कि आपने मेरे को चेक दिया था, वो इनसफिशियंट ऑफ फंड की वजह से डिसऑनर हो गया, आप विद इन 30 डेज में मेरे को पेमेंट करो, यदि आप नहीं करते हो तो मैं आपके खिलाफ जो है क्रिमिनल एक्शन लूंगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब समझ आ गया है रेखा जी, दीपमाला जी, और ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, बैंक क्या करता है, इशू करता है आपका मेमो। हाँ,
ये मत कहो कि बैंक कुछ नहीं करता, बैंक करता है, ठीक है। बैंक सिर्फ नोटिस इशू, आपका मेमो इशू करता है। बैंक मेमो और इनसफिशिएंट ऑफ फंड की स्लिप देगा, हाँ, इन डॉक्यूमेंट का यूज करके सेक्शन 138 के अंदर जो है वो केस किया जाएगा। तो होल्डर ने जो नोटिस दी है उसकी कॉपी भी जो है वो साथ में लगाई जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कि उसमें कोर्ट में ये प्रूफ किया जाएगा कि जी मैंने इसको 30 डेज पहले नोटिस, क्योंकि पूरा प्रोसीजर ये है कि आप नोटिस पहले फाइल करो। क्योंकि कभी ऐसा हो गया कि इन केस कोई पर्सन बाद में ऐसा बोले कि सर मेरे को तो मिस्टेक हो गई थी, मैंने किसी और बैंक अकाउंट का चेक देना था काट कर, लेकिन मैंने किसी और बैंक अकाउंट का दे दिया और मेरे को याद ही नहीं रहा था कि उसमें आपका अमाउंट नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए, ठीक है, इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले एक ऐसा प्रोसीजर बनाया गया है कि जो प्रोसीजर बिल्कुल सही है कि पहले आप नोटिस दोगे, नोटिस के बाद भी जो है वो पेमेंट नहीं करता है तो आप उस नोटिस के बेस पर जो है वो, हाँ, डिसऑनर का प्रूफ ही बैंक का मेमो और इनसफिशिएंट ऑफ फंड स्लिप है, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है वो बैंक इशू करेगा। दीपमाला जी अभी समझ आ गया है? ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, नोटिस ऑफ डिसऑनर सेक्शन 93 और 94 की बात कर रहे हैं। तो बाय होम नोटिस इज टू बी गिवन, कि नोटिस किसके द्वारा दिया जाना चाहिए। यहां पर बोला कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, चाहे नॉन एक्सेप्टेंस करके या नॉन पेमेंट, तो होल्डर जो होगा ना उस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, तो होल्डर जो होगा उस इंस्ट्रूमेंट का और सम पार्टी देयर टू रिमेन लाइबल, और जो, तो वो पर्सन जो है वो जो कि होल्डर होगा, मैम जब वो मेमो के लिए कहोगे तब देगा, वरना नहीं देगा। हाँ, वरना नहीं देगा बैंक, ठीक है। लेकिन आपको यदि केस फाइल करना है और आप पैसे लेना चाहते हो तो आप बैंक के पास जाओगे, जिस भी बैंक से देखो कि कई बार कैसा होता है कि आपने बैंक में चेक करवा लिया और बैंक वालों ने आपका चेक जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। हाँ, नोटिस इस बात का प्रूफ होता है कि आपने पहले रिक्वेस्ट करा था, हाँ आपने पहले रिक्वेस्ट करा था पेमेंट कर दो, लेकिन आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है, ठीक है, कि आप पेमेंट कर दो, फिर भी नहीं करा तो आप जो है तभी आप जो है नोटिस से एक नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप केस फाइल करते हो, ठीक है। अब देखो दीपमाला जी सुनो कि हमेशा ही पार्टी खुद कहती है कि मेरे को मेमो दो, इनसफिशिएंट ऑफ फंड की स्लिप तैयार करके दो, क्योंकि क्योंकि कल को जब आपकी जो एविडेंस वाली स्टेज चलती है ना, ठीक है, तो वहां बैंक, उस बैंक का जो बैंकर होता है, जिस पर्सन ने आपको वो स्लिप दी है, जिस भी मैनेजर ने, ठीक है, या उस बैंक के मैनेजर में, ठीक है, जिसने भी आपको वो स्लिप दी है, वो इशू की है, जिस बैंक के द्वारा वो इशू की गई है, उसको बकायदा कोर्ट में बुलाया जाता है कि क्या आपने इसको डिसऑनर किया था। फिर बैंक वाले बोलते हैं जी हमारे पास लेके आए थे बैंक ये, और इसमें इनसफिशिएंट ऑफ फंड पाया गया जिसकी वजह से हमने इस चेक को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो कई बार पार्टी यहां वहां चेक करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन स्लिप जो है वो खुद उसी बैंक की दी जाती है जिसको कल को फर्दर आपको क्या बनाना है, नेक्स्ट जब आपका एविडेंस वाली स्टेज चलेगी तो आप जो है वो जाके कोर्ट में उस बैंक वालों को, उस बैंक को भी बुलाओगे, उस बैंक के मैनेजर को जिसने भी आपको स्लिप जो काट के दी है वो एज अ प्रूफ और एविडेंस के तौर पर जो है उसे बुलाओगे, ठीक है। यानी कि बैंक कुछ, यानी कि बैंक कुछ नहीं करा, मेरे पापा के साथ ऐसा हो चुका है, एविडेंस दे रहा है बैंक। हाँ, एविडेंस दे रहा है बैंक के साथ थोड़ी फ्रॉड हुआ है, इसलिए एक्शन होल्डर ही लेगा। हाँ, एक्शन तो होल्डर ही लेगा। देखो दीपमाला जी, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो देखो कि बैंक क्या करता है, एक प्रूफ देता है, एक तो वो एविडेंस भी देगा आके, जब आपका स्लिप दे दिया जाएगा, डिसऑनर की स्लिप दे दी तो आपको एक स्लिप का प्रूफ भी दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ और जब आपका केस का जो ट्रायल चलेगा, ठीक है, तो आपको एविडेंस के लिए जब आपको लोग बुलाए जाने चाहिए, आपने जो कि आपको पूछा जाएगा कि आप किन किन लोगों को एविडेंस देने के लिए बुलाना चाहते हो,
तो आप जो उस बैंक का मैनेजर जो है उसको भी पार्टी बनाया जाएगा, उसको भी बुलाया जाएगा। क्या आपने क्या फिर वहां पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है ना, तो वहां पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या आपने हाँ, कि ये बैंक बताएगा कि ये चेक आपका केस नहीं, बैंक बता देगा कि ये चेक आपका केस नहीं होगी बिकॉज पार्टी के अकाउंट कैश कैश कैश, हाँ ठीक है, कैश नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये पार्टी क्योंकि इस चेक के अकाउंट में जो है वो पैसे नहीं है, बिल्कुल एज अ विटनेस भी प्रेजेंट होगा बैंक कोर्ट में, ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवाई जाएगी। तो बैंक का काफी ज्यादा रोल रहता है दीपमाला जी, ऐसा मत कहो कि बैंक कुछ नहीं करेगा, पर एक्शन जो है वो पार्टी को ही लेने पड़ेंगे। तभी तो कहते हैं कि अपने हक के लिए खुद को लड़ना पड़ता है, थोड़ी ना लोग लड़ेंगे आके। आप जब नोटिस नहीं भेजोगे, ठीक है, तो फिर कोई और थोड़ी ना एक्शन लेगा। जब भी बुलाया जाएगा, नहीं होगी बैंक कोर्ट में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं होगी बैंक कोर्ट में, नहीं आएंगे। अब पता नहीं दीपमाला जी, आप अब केस करना या ना करना, हाँ अब केस करना या ना करना वो पार्टी की अपनी मर्जी रहती है कि उसको केस करना है या नहीं करना, ठीक है, ओके। और मैम समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया दीपमाला जी। देखो कि अब आपकी साइड तो पता नहीं आपने केस वगैरह किया होगा कि नहीं किया होगा, ठीक है, वो तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आपने, बट मैंने जितना टाइम मैंने 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका कोर्ट में प्रैक्टिस करा है, तो मैंने जितने केसेस वहां पर देखे हैं, तो ऐसे ही सीक्वेंस में चलते हैं। और कई और बैंक वाले आते हैं, और खुद हमने जो है वो कहते हैं ना कि एविडेंस करवाने से पहले पार्टी को बोला जाता है कि आप जो है वो फीस सबमिट करवाओ, जितनी आपने गवाह बुलाने हैं तो उनकी फीस जो है वो सबमिट करवाई जाती है। तो ये सब एप्लीकेशन जैसे कि मैंने भी लिखी है हमारे यहाँ हिंदी, मतलब जो लोअर कोर्ट है, सब डिवीजन कोर्ट्स होते हैं, तो वहां पर लिखा जाता है कि हम अपने केस के लिए किन किन पार्टी को बुलाना चाहते हैं। नंबर 1 बैंक के मैनेजर को, ठीक है, नंबर 2 इस पर्सन को, नंबर 3 उस पर्सन को, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है वो पार्टी के नाम बुलाए जाते हैं। तो इन सभी को आना पड़ता है कोर्ट में, ठीक है, और ऐसा ही मैंने जो है वो देखा है, ठीक है। लेकिन यदि किन्हीं लोगों का क्या होता है ना कि कभी अमाउंट कम है, ठीक है, तो वो आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट कर लेते हैं। कि यदि आपका सोचो कि चेक जो है वो 10,000 का या 20,000 का है, तो जो आप कोर्ट में जाओगे तो एडवोकेट ही आपसे 3-4 हजार तो केस बनाने का ही ले लेगा, होगा तो ऐसे, है ना। रेखा जी अभी देखो कितना टाइम हो गया है, बात क्लास का टाइम तो खत्म हो गया। आप क्लास करेंगे, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है दीपमाला जी समझ में आ गया है जी मैम, ठीक है। आप केस करेंगे तो बैंक आपको प्रूफ दे देगा। हाँ, केस करने जा रहे होंगे तब भी आप बैंक में जाओगे कि मेरे को स्लिप दो, तो वैले ही दे देगा, उसी के बेस पर आप केस बना के प्रेजेंट करोगे। आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचने के लिए, हाँ ठीक है, और कुछ ज्यादा पैसे देकर भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, और सेटलमेंट ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, सही बोल रहे हैं रेखा जी, ठीक है, हाँ सेटलमेंट ही होता है। आप देखो कि कभी ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं है जो क्रिमिनल लाइबिलिटी एक पर्सन की बनती है, तो दूसरा पर्सन जो कि एग्रीव्ड पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है, उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखो कि अब मैं ही किसी ने मेरे को चेक दिया है, मेरे को केस करना पड़ रहा है, तो आए दिन मेरे को जैसे कि 2 या लगभग एक हर एक महीने यदि केस की हेयरिंग नहीं होती है तो 2-3 महीनों में एक बार तो होगी, है ना। तो साल में देख लो कि 5-6 बार तो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो एग्रीव्ड पार्टी जो होती है ना वो भी कोर्ट नहीं जाना चाहती, ठीक है, ज्यादा जो है झमेले में इतना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि कोर्ट में आप जाते हो तो पूरा पूरा दिन आपको खर्च करना पड़ता है ना, वेस्ट तो होता है टाइम। तो इसलिए जो है इन सभी चीजों से बचने के लिए पार्टीज क्या करती हैं, सेटलमेंट कर देती हैं, चाहे आप कम ही पैसे दो, सेटलमेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है, यदि कोई पार्टी करवाना चाहे तो। लेकिन सारी का सारा सेशन हमारा डिस्कशन में ही निकल गया,
और पूरा क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। अब तो बहुत मुश्किल हो गया कि हमारा एक ही टॉपिक हुआ। सुबह वाले सेशन में हमने बहुत टॉपिक कर लिए थे, ठीक है। चलो, ये नोटिंग हम करेंगे कि नोटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में, और प्रोटेस्ट करेंगे अपना सेक्शन 100 में। और हाँ, कोई नहीं, वैसे समझ में आ गया ना आपको, बस ठीक है। तो ओके, क्लास को ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अरे बोलो। और अभी कल क्लास को अटेंड कर लेना, बहुत ज्यादा सिलेबस बचेगा, समझ में भी आना चाहिए। हाँ, समझ में आ गया ना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है यदि आपको समझ नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो भी हम डिस्कशन करते हैं, देखो कि पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट तो समझ में आने चाहिए ना। कई बार हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोग क्या करो, इतनी क्लासेस मत लो, और अपनी जो भी मतलब आपका रहता है वो आप जो है वो करवा दो, ठीक है, जल्दी जल्दी करवा दो। तो हाँ, अब बहुत थक गए, हाँ सारे थक गए। चलो, कई बार हमें कहते हैं कि आप जो है वो थोड़ा कुछ कुछ टॉपिक को थोड़ा कम कम बताया करो, लेकिन अब बहुत मुश्किल है हमारे लिए कम कम करवाना, क्योंकि आदत पड़ चुकी है एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में जानने की, तो और बताने की, तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया तो थैंक यू। किसी को भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो यहाँ पूछ लीजिए, अदरवाइज आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, सबने डिस्कशन किया ना, ठीक है, चलो।